डोंट फील कि ये अच्छा ही होगा। हर रियल एस्टेट बिल्डर अच्छा नहीं होता, हर लोकेशन अच्छी नहीं होती। तो सर क्या चीजें चेक करें? पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए उसे? उस प्रोजेक्ट का या उस एरिया का रेरा है या नहीं। सेकंड, आपको चेक करना है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। सर कोई और पॉइंट 3 है? आई वुड सजेस्ट कि आप मिडिल और लोअर इनकम के लिए आज की डेट में इंडिया में घर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटीज को छोड़ देते हैं, आपके हिसाब से और कौन सी रियल एस्टेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां लोग अब कंसिडर कर सकते हैं पैसा लगाना? अगर आप पैसा बैंक में रख के बैठे हो या गोल्ड में रख के बैठे हो तो 10 साल बाद यू विल रियलाइज यार इससे अच्छा तो मैं रियल एस्टेट ही ले लेता। क्या आप सच में ये फॉलो करते हैं लाइफ में जो आपने अभी बताया? आई फॉलो रॉबर्ट कियोसाकी। तो वो यही बोलते हैं गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो या रियल एस्टेट ले लो। बट रियल एस्टेट जो आपको लेवरेज देता है ना, वो गोल्ड सिल्वर नहीं दे सकता। हाय गौरव। हाय एलिना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड I'm looking forward for your questions. I'm very excited actually today. तो अच्छा लगेगा मेरे को अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। I have some very little queries जो एक आम आदमी की हो सकती हैं। Let's start with the first one that I have for you. Yeah. जो इंडिया के टॉप 7 सिटीज हैं, उसमें जो शेयर ऑफ होम्स हैं जो 40 लाख या उससे कम का अमाउंट है, Okay. उसमें टोटल सेल्स में वो नंबर 37% पे था 2021 में, जो अब गिर के 18% पे आ चुका है 2025 के फर्स्ट हाफ में। एग्री। क्या ये अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की बात कर रहा है मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स में? क्या ये बात सच है कि वाकई में मिडिल और लोअर इनकम के लिए आज की डेट में इंडिया में घर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट फोर्सेस यहाँ पे प्ले कर रही हैं। डिमांड और सप्लाई की गेम है सारी। डिमांड रियल एस्टेट में बढ़ रही है। नाउ पीपल वांट टू बाय हाउसेस। बहुत सारे लोग अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से टीयर 1 में आते हैं, रहने के लिए भी आते हैं, काम करने के लिए भी आते हैं। तो उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कोविड ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कोविड आने के बाद लोगों को लगा कि अपना घर होना चाहिए, कब तक किराए पे रहेंगे। एंड ऑल्दो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि किराए पे रहना चाहिए, अपना घर लेना फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाता। बट मेरा ये मानना है कि हर किसी का एटलीस्ट अपना एक घर होना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली थी पहले। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला, उसके बाद एक दीनदयाल योजना निकाला जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग उन्होंने निकाले फ्रॉम 25 lakhs to 50 lakhs। बट ये नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को। बट अब वो स्कीम सारी बंद हो गई हैं। अब हुआ क्या, 3 से 4 साल उन्होंने वो स्कीम निकाली थी। 2020 से लेके 23 तक थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो स्कीम ही बंद कर दी है। कोई रीजन क्यों बंद की गई है जबकि जरूरत तो है लोगों को इसकी? जरूरत है बट लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। अगर हम आज मैं आपको गुड़गांव का एक एग्जांपल दूं तो अगर आज आप एक रेजिडेंशियल लैंड लेने जाओगे तो वो कम से कम 30 करोड़ रुपए पर एकड़ से लेके 50 करोड़ रुपए पर एकड़ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बिल्डर भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप 25 लाख में घर दो या 30 लाख में घर दो, बट लैंड अगर इतनी एक्सपेंसिव होगी, लेबर एक्सपेंसिव होगी, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होगा, तो बिल्डर कहाँ से डिलीवर करेगा? तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने वो स्कीम सारी बंद कर दी है। तो मतलब ये सोल्यूशन, मतलब ये तो थोड़ा गलत नहीं हो रहा है? लोअर इनकम ग्रुप क्या करे, कभी घर ना खरीद पाए, क्या करे वो ऐसे में? नहीं, ऐसी मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी प्लान कर रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि हर कोई मेट्रो सिटी में आए या टीयर 1 सिटी में आए। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे हाईवेज हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज को टीयर 1 से कनेक्ट करे। जैसे आपने सुना होगा मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। उससे क्या होगा कि आप अगर इवन भिवाड़ी रहते हो या रेवाड़ी रहते हो 40-50 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सुबह आओ और शाम को चले जाओ जी। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा काम कर रही है, मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए, रेल कनेक्टिविटी के लिए, सो दैट ये वाला जो आपका कंसर्न है, लोग रहें टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 सिटी में, सुबह आए काम करें और शाम को वापस चले जाएं।
ताकि अच्छा। मेट्रोज के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा ना पड़े। हाँ, ये तो सुनने में ठीक लग रहा है, ये किया जा सकता होगा। गोल्ड और रियल एस्टेट में आपके हिसाब से बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है? आई वुड ऑलवेज रिकमेंड रियल एस्टेट। गोल्ड ना 80s में ज्यादा चलता था, मतलब हमारे फादर के टाइम के जो लोग थे वो गोल्ड और एफडीज में ज्यादा बिलीव करते थे। उस टाइम ना रियल एस्टेट को एक एसेट क्लास नहीं समझा जाता था। लोगों को लगता था ये तो छत है, लोग उसको एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते थे। लोगों को नहीं लगता था कि हम एक घर लेंगे तो उसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 80s के अंदर गोल्ड और एफडी पे लोग ज्यादा बिलीव करते थे। और उस टाइम ना बड़ी ट्रेडिशनल थिंकिंग होती थी कि आप जॉब करो, जॉब से पैसा बनाओ और पैसे को जो है फाइनली जब आप रिटायर करोगे तब आप घर ले लेना। बट अब मार्केट बहुत चेंज है। अब लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि रियल एस्टेट इज एन एक्चुअल बिगेस्ट एसेट क्लास। और मैं ये कहता हूं कि रियल एस्टेट इज द ओनली रियल एसेट जो आप खुद भी यूज करते हो, आप उसको किराए पे भी चढ़ाते हो। और जितनी कैपिटल एप्रिसिएशन आई है वो अभी कोई एसेट क्लास आपको नहीं दे सकता। सर बट एक बात तो है ना, गोल्ड ज्यादा अच्छा लिक्विड है, मतलब लिक्विड एसेट है। तो उस रिगार्ड में तो गोल्ड हमेशा रियल एस्टेट से ऊपर रहेगा। गोल्ड लिक्विड है। गोल्ड को मेरे हिसाब से आपको एसेट समझना ही नहीं चाहिए। गोल्ड इज लाइक योर स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब अगर आपने 100 रुपए का नोट रखा है या 100 रुपए का गोल्ड लेके रख लिया है तो उसको बस वो सेम चीज है। इट इज एक्चुअली स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसा है वो, कभी भी जाओ गोल्ड दे के आप कुछ भी उसको लिक्विडेट कर सकते हो। रियल एस्टेट वैसे काम नहीं करता। बट रियल एस्टेट जो आपको देता है, जो रेंटल इनकम या जो कैपिटल एप्रिसिएशन रियल एस्टेट आपको देता है, वो गोल्ड कभी नहीं दे सकता। गोल्ड तो एक स्लो स्टेडी पेस पे हमेशा बढ़ता रहता है, बट रियल एस्टेट आपको हर मंथ उसके ऊपर एक रिटर्न भी देता है। आप अगर रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल लो तो वो आपको हर मंथ रेंटल इनकम देता है, वो गोल्ड नहीं दे सकता। तो आप सोचो कि एक तरफ एफडी है जिसमें कैपिटल वैल्यू नहीं बढ़ती बट हर महीने इंटरेस्ट आता है, दूसरी तरफ गोल्ड है जो सिर्फ एप्रिशिएट करता है बट पर मंथ आपको कुछ नहीं देता। रियल एस्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर अगर एक फिक्स कॉर्पस है किसी के पास, लेट्स से 1 करोड़ रुपए, लेट्स टेक 1 CR, आपके हिसाब से गोल्ड और रियल एस्टेट के बीच में कितना बाइफिकेशन होना चाहिए? कितना रियल एस्टेट में होना चाहिए, कितना गोल्ड में? मैं तो सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि 10% से ज्यादा गोल्ड में लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गोल्ड आपको पर मंथ कुछ नहीं देगा। वही पैसा अगर आप रियल एस्टेट में लगाओगे, ऑल्दो 1 करोड़ थोड़ा सा कम है दिल्ली NCR के लिए, बट जहां पर भी आपको मौका मिले, हिंदुस्तान में बहुत जगह 1 करोड़ में अच्छी प्रॉपर्टीज आती हैं। जहां पर भी आपको मौका मिले, आपके होम टाउन में, आपके नेबरिंग सिटीज में, जहां पर भी मौका मिले 1 करोड़ में आप ले लो, वो आपको पर मंथ रेंटल इनकम देगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर रियल एस्टेट। गोल्ड आप एक छोटा अमाउंट लेके रख सकते हो फॉर अ रेनी डे, के कभी बहुत जरूरत पड़ गई तो आपने गोल्ड लेके रखा हुआ है, बट उसके बियॉन्ड आई डोंट सी इट एज एन एसेट क्लास। क्या आप सच में ये फॉलो करते हैं लाइफ में जो आपने अभी बताया? 100%। सो मेरा तो अगर आप देखोगे तो मोर देन शायद 90% रियल एस्टेट में ही रहता है। गोल्ड भी हम लेते हैं। आई फॉलो रॉबर्ट कियोसाकी, तो वो यही बोलते हैं गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो या रियल एस्टेट ले लो। बट रियल एस्टेट जो आपको लेवरेज देता है ना, वो गोल्ड सिल्वर नहीं दे सकता। कल को आप जब आप रेंट पे चढ़ाते हो तो आपको पर मंथ रेंट मिलता है, उससे आपका बैंक की क्रेडिट हिस्ट्री बेटर होती है, आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होता है, बैंक आपको लोन देना और शुरू कर देता है। तो दैट इज द लेवरेज। वहां से लोग क्या करते हैं, एक रेंटल प्रॉपर्टी बनाई, उससे जो रेंट आया उससे बैंक से आपके पास गए, बैंक से लोन लिया, एक और प्रॉपर्टी बनाई। ये रॉबर्ट कियोसाकी का फॉर्मूला है। गोल्ड के साथ वो नहीं हो सकता। गोल्ड तो आप जहां रखोगे फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड भी साथ बिठाने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वेल सोल्ड पॉइंट, आई बाय इट। एज एन इन्वेस्टर, सिंस आप एक एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट में, तो ये मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ, रियल एस्टेट में गलत इन्वेस्टमेंट इंसान को तोड़ के रख सकती है एकदम। एग्री। एंड मैंने ऐसे बहुत क्लोज केसेस देखे हैं
जहां लिटरली लोग हार्ट अटैक से गए हैं बिकॉज उनको रियल एस्टेट में जबरदस्त लॉस हुआ। एग्री। तो सर आपके हिसाब से कौन सी वो मिनिमम चीजें हैं जो एक इंसान को, स्पेशली एक न्यू इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में चेक करना चाहिए बिफोर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट, ताकि हम श्योर हों कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाएगा? बहुत सारी चीजें चेक करनी चाहिए सर, क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैव अ रिसर्च हियर विद मी, जस्ट होल्ड ऑन। सर, नियर नोएडा एयरपोर्ट, illegal colonies worth 2500 CR across 155 acres were demolished. फिर एनसीआर की बात करते हैं एक बार फिर से। CBI filed 22 FIRs against builders and financiers for cheating home buyers, especially through dodgy subvention schemes. This sector is still plagued by scams. Regulators काम कर रहे हैं बट स्कैम्स बहुत हैं। इतने बड़े लेवल पे अगर कुछ हो रहा है इतनी प्राइम लोकेशंस में कि नोएडा एयरपोर्ट, ऐसी ऐसी जगह पे, तो हमारे जैसे लोग क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे लिए गलत हो सकता है? सी, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिसर्च तो करनी ही है। आप ब्लाइंड फेथ पे या किसी की सुनी सुनाई बातों पे या कोई मार्केटिंग ब्रोशर देख के या अखबार में कोई ऐड पढ़ के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च करे तो वो हमेशा गलत हो जाता है। नोएडा एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों ने रेरा आने से पहले ही प्रोजेक्ट्स बेचने शुरू कर दिए, और वो भी जो है अभी लैंड के टाइटल भी क्लियर नहीं थे। तो अगर आप सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करोगे कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, मैं फटाफट एंटर कर जाता हूँ ताकि मुझे फ़ायदा मिल जाए, वो लोग हमेशा फंसते हैं। एंड इसमें बहुत टाइम तो ऐसे होता है कि लोग रिसर्च करते ही नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा मेरे फ्रेंड ने लिया है मैं भी ले लेता हूँ, मेरे यही सबसे ज्यादा होता है। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, मेरे मामा चाचा ने रिकमेंड किया, मैंने भी ले लिया। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो बट आपको अपनी रिसर्च खुद करनी ही चाहिए। डोंट फील के ये अच्छा ही होगा। हर रियल एस्टेट बिल्डर अच्छा नहीं होता, हर लोकेशन अच्छी नहीं होती। तो सर क्या चीजें चेक करें? एक ऐसे बंदे को आप बता रहे हैं जो पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहा है प्रॉपर्टी में, पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए उसे? सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट का या उस एरिया का रेरा है या नहीं। ठीक है। अभी क्या हुआ है, रेरा आने के बाद बहुत सारी चीजें रेरा पहले चेक करता है, उनकी अपनी चेकलिस्ट है। तो अगर रेरा आ चुका है तो यू कैन बी एश्योर्ड कि ये प्रोजेक्ट ठीक है और इसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है। सेकंड आपको चेक करना है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, कि उसने पहले कितने प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर दिए हैं। सिर्फ लॉन्च नहीं करे हैं बट डिलीवर भी करे हैं। आपको जाके वो प्रोजेक्ट्स विजिट करने चाहिए, वहां पे जाके देखना चाहिए, जो लोग उनमें रह रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। कहीं वो भी अफवाह नहीं है कि पता चले बस बोला जा रहा है अरे उन्होंने वो डिलीवर किया बट आपको मालूम नहीं है। हाँ, और जाके उनसे आप लोगों से पूछ भी सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में रह के, आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिली, या आपका बिल्डर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था। गुड आइडिया। तो अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो देन यू आर बाउंड टू फेल, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जाके व्हाट्सएप पे कोई टिप आई कि ये स्टॉक खरीद लो और आपने वो खरीद लिया बिना रिसर्च करे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज वो मैसेज भेजे ही इसीलिए जाते हैं, हाइप मचाने के लिए। तो रियल एस्टेट में एंटर करने से पहले डू योर प्रॉपर रिसर्च, टाइम लगाओ, जल्दबाजी में मत। कई बार क्या होता है, बिल्डर्स ना फोमो भी क्रिएट करते हैं कि कल रेट बढ़ने वाला है, परसों रेट बढ़ने वाला है। एवरी सिंगल टाइम। अगर आप कल चेक नहीं लगाओगे तो सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो आपको कहना चाहिए कोई बात नहीं, हो जाने दो सोल्ड आउट, मैं बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले लूंगा, बट जब तक मैं अपनी पूरी रिसर्च ना कर लूं मैं जल्दबाजी में फोमो में नहीं जाने वाला। कोई और पॉइंट 3 है जो चेक करना चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटा सा बैंक लोन ले लो। उससे क्या होता है, बैंक उस प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च करता है। बैंक 1 रुपया भी डिसबर्स नहीं करेगा जब तक श्योर ना हो, जब तक वो 100% उनको लीगल क्लियरेंस ना मिल जाए, उनको प्रोजेक्ट क्लियरेंस ना मिल जाए। तो अगर बैंक रिलीज कर रहा है पैसे तो यू कैन बी एश्योर्ड। आपको अगर लोन नहीं भी चाहिए तो भी आप 10-20 लाख का लोन ले लो,
सो दैट बैंक बैंक चेक कर ले पीछे पूरा से। का पूरा चेक कर लेगा। ठीक है। ये सब चीजें अगर हैं तो आई थिंक यू कैन नेवर गो रॉन्ग। आपका ये हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट ज्यादा प्रीमियम आ गया, किसी में कम प्रीमियम आया। रियल एस्टेट में वो पॉसिबल है कि कोई प्रोजेक्ट 10,000 में लिया वो 20,000 हो गया, कोई 10,000 वाला 15,000 हुआ, बट एटलीस्ट आपकी असल सेफ है। इट विल नेवर गो डाउन। आप धोखे में नहीं फंसोगे कभी किसी के साथ। सर पैसिव इनकम की बात करते हैं। ओके अगर किसी इंसान ने सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना है ताकि वो रेंटल इनकम उठा सके और पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर पाए, तो करंटली इंडिया में आपके हिसाब से अच्छे जोन्स कौन से हो सकते हैं जहां इस तरह की रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया जा सके पैसा? ऐसी पैसिव इनकम तो आप रेजिडेंशियल से भी बना सकते हो, आप कमर्शियल से भी बना सकते हो। करेक्ट। ठीक है। आपको अगर लगता है कि मैं एक 2 बेडरूम का घर लेके उसको किराए पे दूं, दैट इज ऑल्सो योर पैसिव इनकम। बट नॉर्मली आई सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप कमर्शियल की तरफ ज्यादा जाओ, क्योंकि कमर्शियल जो आपको रेंटल्स दे सकता है वो रेजिडेंशियल कभी नहीं दे सकता। कितना फर्क होता है दोनों के बीच में? काफी मेजर फर्क है। इंडिया की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल में आप मान के चलो हार्डली 2 से 3% की रिटर्न आती है, रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न। वहीं कमर्शियल जो है वो आपको 6 से 9% तक की भी रिटर्न देता है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस टाइम खरीदा है, किस प्राइस पे खरीदा है, कमर्शियल तो आपको 10-11% की भी रिटर्न दे सकता है। अच्छा। तो वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ग्रोथ हो रही है, ब्रांड्स आ रहे हैं बाहर से, कमर्शियल की सप्लाई हमेशा कम होती है, रेजिडेंशियल की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो है ब्रांड्स जब आते हैं उनको बड़ी बड़ी जगहें चाहिए, तो वहां पे दे कैन इजीली गिव यू मोर रेंटल्स आल्सो बिकॉज़ दे हैव मनी। दे हैव a lot of money। उन्होंने उसी से पैसा और बनाना है। राइट राइट। तो कमर्शियल में आपको क्या होता है, एक तो आपका पीस ऑफ माइंड भी ज्यादा रहता है। आपकी एक लंबी लीज साइन हो जाती है, आपने 9 इयर्स या आजकल तो 18 इयर्स की लीज साइन हो जाती है। अच्छा। जो आपका टेनेंट होगा वो खुद ही पूरा इंटीरियर करेगा, क्योंकि हर ब्रांड का क्या होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, कलर प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके कोड सेट होते हैं। तो दे स्पेंड ऑन द इंटीरियर्स। आप उनको रॉ प्रॉपर्टी दे दो, वो उसको पूरा इंटीरियर अपने हिसाब से करते हैं। राइट। तो कमर्शियल में भी ऐसे ही होता है, और लॉन्ग टर्म लीज मिल जाती है आपको, एंड आपको मेंटेनेंस की भी टेंशन नहीं होती। रेजिडेंशियल में तो क्या होता है, बंदा हर 3 दिन बाद आपको फोन करेगा, मेरा पानी नहीं चल रहा, मेरी मोटर खराब हो गई, मेरा ये हो गया। कमर्शियल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कभी फोन नहीं आएगा, बिकॉज उनके अपने एसओपीज होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है। कुछ भी एसी खराब हुआ है, बिजली का मीटर खराब हुआ है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। मेंटेनेंस भी वो खुद ही पे करेंगे, और मेंटेन भी प्रॉपर्टी को खुद ही करेंगे। एंड वो कभी छोड़ के नहीं जाते। अगर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। रेजिडेंशियल में तो हर 11 महीने बाद आपको नया टेनेंट ढूंढना है। हाँ। किसी मॉल में शॉप लेने से बेटर, मतलब वो बेटर होता है, या किसी जो ऐसे ओपन एरियाज में शॉप्स होती हैं जो हमारे घर के पास ऐसी दुकानें होती हैं, वो बेटर रिटर्न देती हैं? ऐसा होता है कि जो मॉल में जो शॉप्स हैं वो अगेन अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट से उन्होंने लाइसेंसेस ले रखे हैं, मे बी रेरा क्लियरेंस ले रखा है। बट जो आपके आसपास की नेबरहुड शॉप्स हैं, घर के अंदर दुकान बना ली या फ्लैट कोई अंदर दुकान बना लिया, वो फिर अनअप्रूव्ड है। वहां पर आप रेजिडेंशियल के अंदर एक कमर्शियल दुकान बना देते हो। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मार्केट में ही होते हैं, जैसे सेक्टर 5 का मार्केट ऐसे होते हैं, नहीं है सेक्टर 12 का मार्केट, हाँ द्वारका में है जैसे। तो अगर किसी को दुकान लेनी है तो मैं मॉल में लूं या मैं ऐसे किसी ओपन मार्केट में लूं, क्योंकि फुटफॉल दोनों जगह बहुत है। फुटफॉल दोनों जगह है, बट आपको ये देखना है कि ब्रांड्स जो हैं आजकल दे प्रेफर अ मॉल जो कि प्रॉपर एयर कंडीशनड हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो। हाँ, जो लोकल शॉपिंग होती है वो जाती है आपके, जैसे आपने बोला, ओपन मार्केट्स के अंदर। जैसे अगर मैं गुड़गांव का एग्जांपल लूं तो आप एक एम्बियंस मॉल है
जिसमें आपको सारे बड़े ब्रांड मिलेंगे, लोग वहां जाते हैं पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। सुबह गए, शॉपिंग भी कर ली, घर का सामान भी ले लिया, बच्चों को प्ले एरिया भी ले गए, मूवी भी दिखा दी, मूवी भी देख ली, फूड कोर्ट में खाना भी खा लिया। वो एक्सपीरियंस आपको मॉल में मिलता है। जो नेबरहुड मार्केट्स हैं लाइक द्वारका, वहां पे तो आपने बैंक गए, फटाफट पैसे निकाले और आप आ गए, या आप गए दवाई खरीदी और आ गए। तो वहां पर आप टाइम स्पेंड करने नहीं जाते हो। गुड पॉइंट। शाम को अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना है, आइसक्रीम खाने जाना है, कॉफी पीने जाना है, तो यू विल प्रेफर कि चलो मॉल में चलते हैं, वहां कॉफी पी के आते हैं। जो आपके लोकल डे टू डे नीड्स होती हैं, आपने ड्राइवर को भेजा, जा ब्रेड ले आ, जा अंडे ले आ, तो उसके लिए लोकल मार्केट ज्यादा होती है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं मॉल में रिटर्न बेटर है। मॉल में क्या होता है, आपको ब्रांड्स टेनेंट की तरह मिल जाते हैं, and they will do all the maintenance and everything. More peace of mind. यहाँ पे क्या होता है, आपको फिर खुद ही टेनेंट ढूंढना है, and again छोटे आपको टेनेंट्स मिलेंगे। तो आप अगर लेते तो आप मॉल में प्रेफर करते? सी मॉल के अंदर भी क्या होता है, अच्छे बिल्डर का माल लेना चाहिए, ठीक है। भले बिल्डर मॉल बना रहा है, भले ओपन टू स्काई मार्केट बना रहा है, बट अगेन लाइक आई सेड, गो विद अ रेप्यूटेड बिल्डर जिसका रेरा आ चुका है, जिसकी सारी कंप्लायंस पूरी है, एंड बिल्डर विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी, बिल्डर विल हेल्प यू इन लीजिंग आउट द प्रॉपर्टी। कल को कोई भी दिक्कत होगी तो बिल्डर है। उस तरह की प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। अगर आप डीडीए की शॉपिंग में ले रहे हो तो फिर देन यू आर ऑन योर ओन। फिर वॉशरूम्स गंदे हैं, लिफ्ट्स चल रही हैं या नहीं चल रही है, वहां कोई देखने वाला नहीं होता। दुबई रियल एस्टेट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आपका एक ऑफिस वहां भी है, आई नो दैट। दुबई में भी बहुत तेजी है। दुबई मार्केट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड। मतलब जैसे हमें लगता है कि इंडिया में तेजी है, वैसे दुबई इज अ नेक्स्ट लेवल। दुबई में क्या होता है, पूरी दुनिया से पैसा आता है, एंड इंडियंस की तो फैसिनेशन है दुबई की तरफ। हर साल लगभग 20,000 करोड़ इंडिया से दुबई में इन्वेस्ट होता है इन रियल एस्टेट। वाओ, 20,000 करोड़। हाँ, और ये तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर तो किसी को भी नहीं पता। कम से कम 3 गुना होगा इसका। ये तो ऑफिशियल नंबर है जो आता है। तो दुबई लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, सबके अपने अपने ऑफिसेज दुबई में होते हैं, तो दे इन्वेस्ट अ लॉट, एंड बहुत मल्टी फोल्ड वहां पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो अभी भी इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा दुबई में एट दिस पॉइंट, जब वो ऑलरेडी इतना ग्रो कर गया है? एंड सेम गोस फॉर गुड़गांव। दुबई में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया के अंदर जो रेजिडेंशियल पे आरओआई है रेंटल की, वो हार्डली 2 से 3% है। दुबई में वही 7 to 9% है। वाओ। अगर आप रेजिडेंशियल भी ले रहे हो दुबई में, तो आपकी रेंटल इनकम बहुत अमेजिंग है। और वहां पे क्या होता है, कई बार आपको बहुत अच्छे पेमेंट प्लान्स भी मिल जाते हैं कि कुछ भी अभी नहीं देना है, सब कुछ ही आगे देना है। अभी तो हमने पीछे एक प्रॉपर्टी बेची थी जिसमें आपको 8 साल में पैसे देने हैं। तो आप सोचो कि आपको आज नहीं देना, प्रॉपर्टी रेडी हो गई है, रेंट पे चढ़ चुकी है, बट स्टिल आप पैसे देते जा रहे हो बिल्डर को। ऐसा इंडिया में है क्या? इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है। इंडिया में तो आपको पोजेशन तभी मिलेगा जब आप पूरे पैसे दे दोगे, बट वहां पे रेरा और स्ट्रांग है। दुबई रेरा इज द स्ट्रांगेस्ट। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। आप शुरू में आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आपको पोजेशन भी मिल जाता है, भले पेमेंट आप अभी 8 साल में दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं होती। एंड एक और बड़ा यूनिक पेमेंट प्लान हमने बेचा था, वहां पे 1% पर मंथ। तो अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली है, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपको 2 लाख रुपए हर महीने देना है। अच्छा, ओके। और वो कब जाके कंप्लीट हो रहा है? वो आप देते रहो आराम से। 100, आप सोचो 100 मंथ्स तक आपको हर महीने बस 1% देना है। तो इतना रिलैक्स पेमेंट प्लान होता है। आ चुका होगा पोजेशन ऑलरेडी, पोजेशन आ चुका होगा, सब कुछ आ चुका होगा। तो दुबई मार्केट बड़ी डिफरेंट है। रेंटल इनकम वहां पे बहुत हाई है और लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। आजकल टूरिज्म भी जो है वहां पे बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट वहां पे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी ला रही है। हाँ, वो तो हम सुनते ही रहते हैं। दुबई तो अट्रैक्ट करता ही है इंडियंस को। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियाज, किसी पोल के हिसाब से, कि इंडियाज अफोर्डेबल हाउसिंग शॉर्टेज may triple by 2030, pushing more people into expensive rentals. तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मिडिल क्लास इंडियंस may be forced into renting as owning is slipping away?
सो मे बी दिस इज ट्रू, बट अभी भी मौका है। अभी भी आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ पर भी आपको मौका मिले आप घर एक खरीद लो। हर किसी के पास अपनी छत अभी से बनानी शुरू करो, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से मेट्रोज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वेस्टर्न कल्चर। फॉरेन में भी ऐसे ही होता है। दुबई में जैसे मैंने बताया रेंटल्स हाई हैं, इसीलिए हाई हैं क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर। सेम आप हांगकांग चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, देयर आर वेरी फ्यू वेल्दी पीपल जिनका घर अपना होता है, बाकी तो सब वहाँ रेंट ही करते हैं। वो कल्चर ही वैसा बन जाता है। तो अभी भी इंडिया में तो मैं कहूँगा अभी भी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट 10 साल है, अभी आप घर खरीद सकते हो। बिल्डर्स मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी अब रियल एस्टेट के अंदर आ चुके हैं। जैसे हम बात करें गोदरेज है, बिरला है, अदानी है, यू नो रिलायंस है, शाहपुर जी पलोंजी, सारे बड़े कॉरपोरेट्स अब आ चुके हैं रियल एस्टेट के अंदर इसी गैप को फिल करने के लिए। एंड आप देखोगे टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर भी अब वो लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे लोधा ने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया राम भूमि के अंदर। गोवा के अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं। डीएलएफ लखनऊ पहुंच गया। डीएलएफ लखनऊ है, लखनऊ में और भी बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। जश्न रियलिटी करके हैं जो 1.25 करोड़ में आपको घर मिल जाता है। तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो अभी घर बना रहे हैं। तो वेट नहीं करनी चाहिए कि मैं एक दिन अपना घर बनाऊंगा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर लोन एलिजिबिलिटी मिलती है तो आज ही कुछ ना कुछ ले लो। हम जब भी रियल एस्टेट की बात करते हैं दिल्ली, गुड़गांव यही छाए रहते हैं। कोई बेचारे मुंबई की बात नहीं करता। इतना बड़ा शहर है, कमर्शियल कैपिटल है हमारे देश का, तो मुंबई का नाम क्यों नहीं आता इन चीजों में? व्हाई इज इट सो? सी मुंबई ना ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, और मुंबई हम इतने सालों से सुनते ही आ रहे थे। हर किसी को हमेशा ये सुनने में आता था कि इतने लाख रुपए पर स्क्वायर फीट में मुंबई में फ्लैट बिका, या इतने करोड़ों का अमिताभ बच्चन ने घर खरीदा, इतने करोड़ों का शाहरुख खान ने घर खरीदा। वो सुनते तो हम आ ही रहे थे। हाँ। बट जैसे आपने बोला मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, बट अब जो है ना, अब फोकस टुवर्ड्स डिफरेंट सिटीज चला गया। जैसे कि पुणे ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, हैदराबाद ने बहुत ग्रो किया, गोवा में बहुत तेजी आई, इवन गुड़गांव हाईएस्ट रिटर्न गुड़गांव ने दी है, देन नोएडा। तो अब वो पैसा बट गया। पहले जो सारे का सारा पैसा फाइनेंशियल कैपिटल की तरफ जाता था, अब वो पैसा बट गया। अब गुड़गांव को स्टार्टअप कैपिटल बोला जाता है, बैंगलोर को आईटी कैपिटल बोला जाता है, हैदराबाद के अंदर सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज चली गई। तो उसकी वजह से अब जो मेट्रो के ऊपर प्रेशर था वो अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया, और मुंबई से भी फोकस पुणे की तरफ चला गया। पुणे ने जितनी तेजी दी है उतना किसी ने भी नहीं दी। इवन मुंबई में भी उतनी तेजी नहीं आई। शहरों की अगर बात करें तो मेट्रो सिटीज को छोड़ देते हैं, दिल्ली मुंबई को हटा के, आपके हिसाब से और कौन सी रियल एस्टेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां लोग अब कंसिडर कर सकते हैं पैसा लगाना? मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च के अंदर जो सिटीज का नाम निकल के आया है दैट इज लखनऊ, आगरा। मैं लखनऊ से हूँ। ओह अमेजिंग। तो वहाँ पे बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगेन सेम इज इन दी आगरा। तो यूपी के काफी बड़े बड़े नाम आते हैं। जयपुर के अंदर बहुत तेजी है। अगर आप चंडीगढ़ साइड जाओ तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी जो एरिया है, मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला, वहाँ पे बहुत तेजी है। एंड दैट इज ट्रू अमंग पैन इंडिया। मतलब अगर आज आप किसी भी अच्छी सिटी में चले जाओगे तो रियल एस्टेट आपको तेजी मिलेगा। आप रांची चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, आप इवन गो टू साउथ, आप चेन्नई चले जाओ, यू विल सी दैट रियल एस्टेट अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और जैसे मैंने बोला ना, अगले 10 साल रियल एस्टेट के ही हैं। तो आज आप जहां भी इन्वेस्ट करोगे अगले 10 साल के अंदर आपको 2x 3x रिटर्न वो दे के ही जाएगा। अभी अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो करंट वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया इज
500 बिलियन, विच इज नथिंग। बट गवर्नमेंट का ये मानना है, और गवर्नमेंट इस हिसाब से काम करे, दैट बाय 2030 द रियल एस्टेट इंडस्ट्री विल टच $1 ट्रिलियन। तो आप सोचो कि हम 75 साल में 500 बिलियन तक पहुंचे हैं, बट नेक्स्ट 5 years के अंदर हम डबल कर जाएंगे $1 ट्रिलियन। एंड रियल एस्टेट विल बी द टॉप बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द GDP ऑफ इंडिया। तो इसीलिए मैं रियल एस्टेट के लिए तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मौका मिले रियल एस्टेट ले लेना चाहिए। ओके, आई विल आस्क यू, यू माइट नॉट लाइक इट बट आई विल स्टिल आस्क यू, आपका बायस तो नहीं है रियल एस्टेट की तरफ? हो सकता है, क्योंकि हमें वो ज्यादा समझ आता है। स्टॉक मार्केट हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। जिन लोगों को समझ आता है ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में ना प्राइस ऊपर भी जाता है और फिर नीचे भी आता है। आप सुनते हो कि पैसा 2x हुआ, बट फिर वो 0 भी हो जाता है। तो रियल एस्टेट में एटलीस्ट वो नहीं होता। और मैं ये मानता हूं कि आजकल बड़ी ऐड आ रही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट हमेशा से सही है और हमेशा सही रहेगा। एक्चुअली वो बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो लोगों को पहले से पता है। अब बट लोग भूलते जा रहे हैं। अब जो आज की जनरेशन है वो शायद रियल एस्टेट को कंसिडर भी नहीं करती। उनको ऐसा लगता है कि ये तो पापा और दादा के काम है, ये हमारा नहीं, जब हम शादी हो जाएगी उसके बाद सोचेंगे। तो दे गो टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड, और जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं सब यही बोलते हैं म्यूचुअल फंड ले लो, स्टॉक मार्केट की टिप्स कर लो, ट्रेडिंग कर लो, बट रियल एस्टेट के बारे में कोई नहीं बोलता। तो लोगों, अब जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है आपके चैनल के थ्रू हम उन तक भी मैसेज पहुंचा सकते हैं कि सेफेस्ट और सबसे बेस्ट आज भी रियल एस्टेट ही है। हो सकता है कि आपका उतना बजट ना हो, बट रियल एस्टेट को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान 20s में है, मतलब ये वाला नहीं चाहिए, ये जवाब मत दीजिएगा, जितने जल्दी हो सके आप बताइए एक नंबर कि उस एज पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए शुरू। सो अगर आपकी एक अच्छी स्टेबल जॉब है और आप एक मे बी बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी फर्स्ट जॉब, आपको एक स्टेबल जॉब मिल गई है, तो आपको लुकआउट शुरू कर देना चाहिए। एंड दुबई में हम ये देखते हैं, दुबई में तो 25-26 साल के लोग भी जाके रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। सुने मैंने भी ऐसे जितने लोगों ने क्रिप्टो में पैसा बनाया, उन्होंने फाइनली जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उन्हें भी वही तसल्ली आई। तो जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में हमेशा ये कहा जाता है दैट डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। तो आज आप वर्ल्ड के जितने भी बड़े नाम सुनोगे, जैसे ट्रम्प का बहुत ज्यादा नाम आता है, तो ट्रम्प ने भी अपना फॉर्च्यून रियल एस्टेट से ही बनाया। बहुत अमीर आदमी हो। एंड he started his real estate career in maybe in 20s। तो वो ही एक एक्चुअल एसेट जो है वो रियल एस्टेट। सर वो तो जनरेशनल अमीर है। वो उसके तो जनरेशन से बहुत पैसा उनके पास तो। फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है रीट्स का। वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल ओनरशिप से शुरू करते हैं। हाउ इज इट डूइंग इन इंडिया? अभी अर्ली स्टेज है। मतलब है क्या, पहले तो आप ये एक्सप्लेन करिए, क्योंकि शायद कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी अगेन वेस्टर्न से आया है, यूएस से आया है, जिसमें क्या होता है कि यूएस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आइकॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, बट अब वो इतनी महंगी है कि कोई उसको खरीद ही नहीं सकता। तो उसका क्या करते हैं, उसको पार्ट पार्ट में बेच दिया जाता है, उसको एक एसेट के काइंड ऑफ इक्विटी बना देते हैं, एंड यू कैन बाय एन इक्विटी इन दैट एसेट। तो आपके पास जितने पैसे हैं, आपको $1,000 लगाना है, आपको $10,000 लगाना है, जितना लगाना है आप उसकी इक्विटी खरीद सकते हो। इंडिया के अंदर भी अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट आई एम नॉट टू फॉन्ड
ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट का जो मजा है वो उसका पोजेशन ही है, उसका कंट्रोल, या उसका कंट्रोल है, या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन है। अगर आपने रियल एस्टेट को भी एक पेपर एसेट की तरह बना दिया कि उसका कंट्रोल किसी और के पास है, आपका एक छोटा सा हिस्सा है, आप उस बिल्डिंग के अंदर जा भी नहीं सकते, आप उसको किराए पे नहीं चढ़ा सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगेन पेपर एसेट है, आपने लाखों रुपए दिए और आपको एक पेपर मिल जाएगा, बट नो कंट्रोल। उसको किराए पे कैसे चढ़ाना है, उसको कब बेचना है, उसको किसको बेचना है, वो सारा कंट्रोल आज भी जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके पास है। तो इंडिया के अंदर आई फील के अभी इट इज टू अर्ली, यहाँ की ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं है, यहाँ का अभी गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम उतना मैच्योर नहीं है कि आप एक बंदे को पूरा कंट्रोल दे दो प्रॉपर्टी का। तो आई स्टिल फील कि आप भले छोटी प्रॉपर्टी ले लो, आप टीयर 2 में जाके, टीयर 3 में जाके जितना आपका बजट है उतना ले लो, एक छोटा सा लैंड पार्सल ले लो, 100 गज की जमीन ले लो, रादर देन कि आप एक पेपर एसेट खरीदो। करेक्ट। उसमें वो जैसे अभी भी कह सकते हैं कि एज इंडियंस हम अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल हैं अपनी वैल्यूज़ में, तो हमको ये चीज़ फील नहीं आएगी इसमें अगर हम पेपर पे फ्रैक्शनल ओनरशिप लेंगे एक प्रॉपर्टी की। एंड देन आपने पूरा का पूरा कंट्रोल ही किसी और को दे दिया ना, तो आपके लिए तो वो खाली आपने इट इज बाइंग लाइक एनीथिंग एल्स, तो वो फिर रियल एस्टेट वाली फील नहीं आएगी उसके अंदर। रीट्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ऑडियंस को बताइए कि रीट्स क्या होते हैं। सो रीट भी अगेन आई वुड से एक नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें इट इज मोर टूवर्ड्स फ्रैक्शनल ओनरशिप, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या होता है कि आपने एक एसेट के अंदर जो उसकी वैल्यू है उसका एक ट्रस्ट बना दिया, और उस ट्रस्ट के अंदर आपने अगेन उसकी इक्विटी बेचनी शुरू कर दी। बट वो क्या होता है, वो रीट के लिए आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी इंडिया के अंदर सिर्फ 4 रीट के लाइसेंस इशू हुए हैं। बट रीट का फायदा क्या होगा, रीट का फायदा बिल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि वो रीट के अंदर फॉरेन से बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। सो रादर देन सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज, दे पुट देयर प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट एंड देन दे ब्रिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड। फॉरेन के आप जाओ, अगर कनाडा से, सिंगापुर से, हांगकांग से पैसा लाना है तो आप उस ट्रस्ट के अंदर पैसा ले आते हो, क्योंकि उसके अंडरलाइंग वैल्यू वो एसेट है। राइट। रीट अभी एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, इट इज मोर अ बिगर गेम जहां से बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। अच्छा। बट जैसे मैंने बोला कि बाय 2030 इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन टच करनी है, वो तभी हो पाएगा क्योंकि बाहर से रीट के अंदर पैसा आएगा। अच्छा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इंडिया में आने वाला है वो रीट के अंदर आएगा, जिससे इंडियन रियल एस्टेट महंगा होगा, बढ़ेगा। तो एक स्मॉल इन्वेस्टर को क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर चॉइस हो? अगेन आई वुड से इट इज मतलब आपका रियल एस्टेट का वो जो एसेंस है ना, फील नहीं आएगी, वो फील ही खत्म हो ऑन जाएगी। पेपर आप कुछ खरीद रहे हो बस, आप खाली एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपने शेयर खरीद लिए, तो टेक्निकली तो आप उसके शेयर होल्डर हो, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो कि आज छुट्टी है, आज बंद करो ऑफिस या आप मुकेश अंबानी को चिट्ठी नहीं लिख सकते हो कि यार मैं ऐसा सोचता हूँ, आप कल से ऐसा करो, ऐसे क्यों किया। सो वो अगेन इट इज बाइंग, आपने हजारों करोड़, लाखों करोड़ की एक कंपनी के अंदर एक छोटा सा स्टेक ले लिया, तो अब कल को कोई और आएगा जो उस स्टेक को खरीदेगा तो ही आपको फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट क्या है कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, मिलियंस ऑफ लोग हैं। आपने अगर आज एक रिलायंस का शेयर खरीदा तो उसका एक मार्केट प्राइस चल रहा है, कल को आपने बेचना है, आप मार्केट प्राइस पे बेच भी सकते हो। बट रीट और फ्रैक्शनल ओनरशिप में वो नहीं है। राइट। अगर आपने 20 लाख लगा दिए, नाउ यू नीड समवन हु इज विलिंग टू पे यू 25 फॉर दैट पेपर एसेट, अदरवाइज तो यू आर स्टक। रीट और फ्रैक्शनल ओनरशिप में घुसना बहुत आसान है, निकलना इज आई थिंक इम्पॉसिबल। एटलीस्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी है 6 महीने में बिक जाएगी, साल में बिक जाएगी, 2 साल में बिक जाएगी,
बट अगर आपने रीट ले लिया तो देन भगवान भरोसे आप बैठे हो कि कल को शायद कोई आए जो उसको ले ले। इसीलिए शायद इतना नाम नहीं है इनका, एंड अभी भी लोग पसंद नहीं करते और इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी एक्सपेंसिव हो जाए। हाँ, गुड़गांव में आज ही 100 करोड़ के फ्लैट हैं, राइट, कल को वो फ्लैट 500 करोड़ के हो जाएं जो कोई खरीद ही ना पाए, तब फिर लोगों को फ्रैक्शनल ओनरशिप में जाना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो मेरे को थोड़ा सा फार फेच लगता है वो। ओके, नाउ दैट्स अ वेरी क्लियर आंसर, वी अप्रिशिएट। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि रियल एस्टेट में जब हम अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे लिविंग कंफर्टेबली टुडे हमारा पीछे चला जाता है बैकग्राउंड में और हम थोड़े फंस से जाते हैं। हाउ डू वी मैनेज दैट एज यंगस्टर्स, एज पीपल हु जस्ट स्टार्टेड टू मेक मनी मे बी 4 or 5 years अगो? कैसे, मतलब वो मेंटल बैरियर कैसे क्रॉस करें? सबसे पहले तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। आज की जनरेशन में जो मैं देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एवरीबडी नीड्स आईफोन, वो भी लेटेस्ट वाला आईफोन। एवरीबडी नीड्स द लेटेस्ट वाला एप्पल का लैपटॉप। यू नो, खर्चे उनके पूरे हैं। मेरा सब पुराना हो चुका है, आप बोलते जा रहे हो, मैं सोचती जा रही हूँ कब क्या चीज ली थी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की जो मेरा पुराना हो गया आज की जो जनरेशन है उनका खर्चा बहुत ज्यादा है। दे आर टेकिंग EMIs, दे वांट ऑल द सब्सक्रिप्शंस। तो वैसे अगर आप खर्चा करोगे तो फिर तो आप रियल एस्टेट के लिए कभी भी बचा नहीं पाओगे। आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। अपने मे बी एटलीस्ट 20s या 30s में खर्चे कम रख के इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तभी आप जाके अपने 40s 50s में भी 60s आप थोड़ा कंफर्टेबली गुजार पाओगे। मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी मैं कभी नहीं भूल पाता। बताइए। हम एक ट्रांजैक्शन करने गए, मेरे पास बायर था, 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था गुड़गांव में, सुशांत लोक 3 के अंदर विला बना हुआ था उसके अंदर। काफी बड़ा हो गया। हाँ, विला बना हुआ था। तो हम गए, मैं बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमने एक कमरे के अंदर सेलर एंटर किया, शैबिली ड्रेस्ड, पान खा रहा है, बाल बिखरे हुए हैं। एंड आई वाज लाइक, यार इससे हमें डील करना है, ये ओनर है? बोला हाँ सर, ये ओनर है। तो हमने कहा ठीक है, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो उनके जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमें ये नज़र आया कि उन्होंने 50 लाख का ये विला खरीदा था डायरेक्ट फ्रॉम अंसल, जिसमें से सिर्फ 5 लाख उसने अपनी तरफ से डाले थे एंड 45 लाख का उसने बैंक से लोन लिया था। दिस वाज इन 90s। उसके बाद वो 20 साल उस विला में रहा। सो ही सेव्ड ऑन हिज रेंट, ही सेव्ड ऑन ऑल द एक्सपेंसेस। हमने ये ट्रांजैक्शन 2015-16 के अंदर जब करी, जब हमने उसका विला खरीदा, तब जब मैंने उसकी लोन स्टेटमेंट देखी तो उसके ऑलमोस्ट 45 लाख अभी भी ड्यू थे बैंक में। तो उसने सिर्फ इंटरेस्ट वो पे करता रहा बैंक को, और उसने एक भी रुपया असल नहीं दिया। बट उसने अपने खर्चे कम रखे होंगे ऑब्वियसली। नाउ ही सोल्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर 3 करोड़ रुपीज। तो मैं सोच रहा था कि क्या जबरदस्त मैथमेटिकल उसका रहा होगा विजन कि मेरे को 20 साल का रेंट भी पे नहीं करना पड़ा। रेंट उसका इंटरेस्ट था, रेंट उसका इंटरेस्ट था जो उसने दिया, वो भी उसने कभी दिया कभी नहीं दिया, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट में दिख रहा था कि 3-4 महीने नहीं देता था, फिर दे देता था, फिर 4-6 महीने नहीं देता था। जब बैंक से प्रेशर आता होगा तब वो पे कर देता होगा। तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली उसने वो विला हमें 3 करोड़ का बेचा, बैंक को 45 लाख वापस दिए, 1.5 करोड़ का एक मैसिव 3 बेडरूम घर खरीदा उसने, और उसके पास फिर भी 1 करोड़ बच गए। तो दिस इज व्हाट रियल एस्टेट कैन डू फॉर यू, कि आपका 25 साल में किराया भी नहीं भरना पड़ा, 5 लाख रुपए की कुल इन्वेस्टमेंट करी। अभी जो लोग शायद ये नंबर्स अभी सुन रहे होंगे उनको शायद लगे अरे 3 करोड़। हाँ, आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं 2015-16 की बात बता रहा हूँ। बहुत बड़ा अमाउंट था वो। या बट उसने मतलब अमेजिंग रहा होगा उसका। एंड
मतलब ये स्टोरी मुझे हमेशा याद रहती है। ये दिल्ली के लिए ये चीज बोली जाती है कि जब आप दिल्ली को ऊपर से देखते हो, जैसे आपने फ्लाइट से देखा नीचे, जैसे कंजस्टेड सा एक एरिया दिखता है और इतना ज्यादा, मतलब इतनी डेंसिटी है, इतनी डेंसिटी। तो कभी कभी ऐसे बोला जाता है, इंटरनेट पे मैंने देखा है लिखा हुआ, दिल्ली वालों तुम सांस कैसे लेते हो, है ना। और उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स देखिए जरा, मतलब ये कुछ कनेक्ट नहीं बनता, नहीं ऐसी चलती है दुनिया। आप नहीं कंफ्यूज होते, इतना क्लोजली देखते होंगे आप, आपको नहीं थोड़ा अजीब लगता है, मैथ कुछ बैठ नहीं रही। बट जब आप ट्रैवल करते हो तो यही चीज आप हर जगह देखते हो। आप हांगकांग में जाओ, सिमिलरली यू विल फाइंड सुपर एक्सपेंसिव रियल एस्टेट। एवरीबडी वांट्स टू लिव इन हांगकांग क्योंकि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वही है। सेम आप सिंगापुर में जाओ, सेम आप न्यूयॉर्क में जाओ, आपको ये सेम चीज दिखती है। तो ऐसा लगता है कि हम भी अब डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बोला जो पॉपुलेशन की बात, दिल्ली की पॉपुलेशन शायद 3 करोड़ है और पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन शायद 3 करोड़ है। हाँ। तो इस तरह के भी चीजें मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। बट ठीक है, स्टॉक डिफरेंसेस, जिसको भी पैसा कमाना है उसको लगता है दिल्ली चलो वहीं पैसा बनेगा, वही चक्कर है। जहां पे भी पैसा बन रहा है, जहां लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, उस जगह की बस वैल्यू जमीन की बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल अंधाधुन। सो अपॉर्चुनिटीज वहीं पे होती हैं जहां पे आप बड़े मेट्रो पे जाते हो तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं। तो उसी की तलाश में हर कोई आता है। जेनजीज के लिए आपकी क्या एडवाइस है, अगर उनको जेनरेशनल वेल्थ बिल्ड करनी हो, एंड लेट्स से पैसिव इनकम, ऑफ कोर्स हु डजंट वांट इट, पैसिव इनकम बिल्ड करनी हो, तो आप एक जेनजी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट? तो जेनजीज तो आजकल जो टाइम चल रहा है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम। एंड अगर थोड़ा सा वो डिसिप्लिन रखें और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें, थोड़ा सा फोकस रखें, तो दे कैन डू वंडर्स। बिकॉज मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, हमने जो टाइम देखा था और आज की जनरेशन के पास जितनी फैसिलिटीज हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एआई, वो बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनका फोकस जीरो है एंड दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क। उनको ऐसा लगता है यार मेहनत क्यों ही करनी है, हम भी कुछ रील बना लेंगे, हम भी पैसा कमा लेंगे, मेहनत क्यों ही करनी है हमें। तो वो थोड़ा सा अगर मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि यू हैव टू बी रेडी टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। उसके बिना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी है आज के टाइम पे, करियर इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी जगह आप इतना कुछ कर सकते हो कि वो उसी में फिर ओवरवेल्म होके रह जाते हैं। नॉइज है बहुत, नॉइज भी बहुत है। अगले 10 साल में इतने सारे चेंजेस इंडिया में आ रहे हैं और रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है, आपके हिसाब से लोगों को अपना घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? आपका एज एन एक्सपर्ट इस पे क्या कहना है? सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली अपना घर खरीदना चाहिए, बट हर किसी की सिचुएशन अलग है। जो अभी बहुत यंग हैं, अभी शादी नहीं हुई है या अभी स्टेबल जॉब नहीं है, वो रेंट पे रह सकते हैं। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, लोन एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास ये फैमिली है, तो अपना घर खरीद लेना चाहिए। फिर उसमें वो निखिल कामत की बात नहीं सुननी चाहिए कि रेंट पे रहो और पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मनी एंड ग्रोथ। नॉट एवरीथिंग। एक घर मैं आपका भी यही मानती हूँ, एक इमोशनल डिसीजन होता है, राइट, और आपका एक फैमिली का एक पीस ऑफ माइंड होता है। एंड आई यूज्ड टू थिंक, जैसे मैं क्या सोचता था कि एक घर है हमारा, वो मैंने किराए पे दे रखा है, एंड मैं दूसरे घर में रह रहा हूँ बेटर जगह पे जहाँ थोड़ा किराया ज्यादा है, बट एटलीस्ट आई हैव अ प्लेस। बट देन माई वाइफ एंड फैमिली का प्रेशर होता है इंडिया के अंदर कि नहीं खुद का खरीद लो। मतलब आप रेंट पे रहते हो तो बस एक वही परेशानी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नॉट एवरीथिंग इज अबाउट ROI, तो घर तो खरीदना ही चाहिए,
और अगर आप पैसा बैंक में रख के बैठे हो या गोल्ड में रख के बैठे हो तो 10 साल बाद यू विल रियलाइज कि यार इससे अच्छा तो मैं रियल एस्टेट ही ले लेता। आपको रेंटल भी मिलता और आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलता। और सारी मैं जितनी बुक्स पढ़ता हूँ उसमें भी यही बताते हैं। एक बुक है उसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, फेमस किताब है। उसमें भी वो यही बोलता है दैट यू हैव टू क्रिएट एसेट्स, एंड एसेट्स क्या होता है कल को वो जब रिटर्न देते हैं दैट इज लाइक देयर बेबीज। कि आपने एक एक इन्वेस्टमेंट करी, वहां से हर महीने आपको रिटर्न आ रही है, फिर उस रिटर्न को इकट्ठा कर रहे हो, फिर आप दोबारा एक एसेट खरीद रहे हो, तो वो साइकिल आपकी रियल एस्टेट स्टार्ट कर सकता है। ये आइडिया कैसा है? मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक बार डिस्कस किया था। आपने लोन लेके रियल एस्टेट में लगाया पैसा और उसके बाद अभी क्या है, लोग रेंट भी तो देते ही है ना। बिल्कुल है। तो आप रेंट में पैसा दे रहे हो। इमेजिन आपने लोन लिया, आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अब आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, आप उसकी एक ईएमआई दे रहे हो। तो बेटर नहीं है कि आप रेंट की जगह ईएमआई दे दो? हाँ बिल्कुल बेटर है, बट लोग उसको उस तरीके से नहीं सोचते। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोन ले लो, बल्कि लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ही मिनिमल है। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, आज आपको होम लोन अगर आप लेते हो तो उसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आज के टाइम पे भी इट इज अराउंड 8.5-9%। हाँ 8.5 के करीब था मेरा जब। विच इज एक्चुअली लाइक फ्री मनी। मेरी नजर से अगर आप देखो तो इट इज लाइक फ्री मनी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो या अगर आप लैप लेते हो तो वो हमेशा महंगा होता है, 14%, 15%, 18%। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप अगर होम लोन ले रहे हो तो आपको एक बेनिफिट मिले। उसके बाद आप जो ईएमआई पे करते हो, जो इंटरेस्ट पे करते हो, उसमें आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। राइट। तो डबल बेनिफिट है। और अगर आप उसको रेंट पे चढ़ा रहे हो तो भी आपको फायदा मिल रहा है। तो इट इज लाइक फ्री मनी। और अगर उसका कोई फायदा नहीं ले रहा है तो वो फिर लूज आउट कर रहा है। शायद आइडियाज की कमी है। कई बार हमको लगता है लोगों के बहुत बड़े कोई रीजन होंगे ऐसा करने के पीछे, बट सच्चाई होती है ध्यान नहीं जाता इस तरफ। हाँ, सो लोगों को लगता है कि मैं लोन ले लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। बट अगर आप लोन लेके एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो एसेट आपको हर महीने एक रिटर्न दे रहा है और अप्रिशिएट हो रहा है, तो टेक्निकली ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी ली, उसको लोन पे चढ़ाया, आपको रेंट आ रहा है, तो टेनेंट आपकी इंटरेस्ट और ईएमआई पे कर रहा है ना, देन यू आर नॉट पेइंग। बट ये चीज तभी पॉसिबल है जब बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप, या बनी बनाई खरीद रहे हो, या अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो फिर वो 4 साल बाद आपको रिटर्न देगा। बट फिर वो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा कि आप खुद ही यूज कर रहे हो उसको और रेंट देने के बजाय आप ईएमआई दे रहे हो। तो ये चीज से वहां अप्लाई करेगी जहां एकदम प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है। बट उसमें फिर दूसरा भी होता है कि अगर आप रेडी टू मूव इन लोगे तो फिर आपको महंगी भी मिलेगी। अगर आप तो इसमें कैसे हम कैसे करें ये चीज मैनेज कि हम रेंट नहीं देना चाहते, हम क्या चाहते हैं, हम घर खरीदें, उसको अप्रिशिएट होने दें, हर महीने ईएमआई दें इंस्टेड ऑफ रेंट। सो अगर तो आपके पास पैसे रेडी हैं, आप आज ही 3 करोड़ का घर खरीद सकते हो, तो आप रेडी टू मूव इन घर खरीद लो। अपनी तरफ से आपने 1 करोड़ डाला, 2 करोड़ का लोन लिया, आपने घर ले लिया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट रेडी येट, आई कैन पे 3 करोड़ बट आई कैन पे इन नेक्स्ट 3-4 years, तो देन यू कैन गो फॉर अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। गुड बिल्डर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 20-20 लाख 30-30 लाख देते रहे, 4 साल भी देना पड़ेगा, ईएमआई भी देना पड़ेगा। नहीं, ईएमआई उसमें कुछ ऐसा होता है कि ईएमआई आपकी स्टार्ट पोजेशन के बाद ही होती है, उससे पहले तो प्री ईएमआईज होती हैं। अच्छा, ओके। टेक्निकली जो आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है वो पोस्ट पोजेशन ही होती है, उससे पहले तो सिर्फ आप प्री ईएमआई पे करते हो। बट उसके अंदर भी क्या होता है कि आपको जब जरूरत है तभी आप लो ना। आजकल तो इतनी अच्छी ऑफर्स आती हैं, जैसे 30-70, 40-60। अभी गोदरेज ने बेचा 20-80। आपने सिर्फ 20% अभी देना है, 80% तो पोजेशन पे देना है। तो देन यू डोंट नीड टू टेक अ लोन। तो वो सब रिसर्च से निकल के आएगा। जब आप रिसर्च करोगे अपने बजट के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। एआई भी हेल्प कर सकता है इसमें, है ना, ढूंढने में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके,
I guess this is it. We are sorted. Thank you so much for your time. No, thank you. I had a good time. I learned so much. Thank you. Thank एक you. एक चीज जो भी मेरे दिमाग में आई मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपसे पूछने के लिए. No, Thank you. Thank you very much for inviting. Thank you, Gaurav. It was a pleasure. Thank you.